हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे एडिटोरियल बुक का ये बिहार दरोगा का सेट है। सेट नंबर 6 है। ठीक है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र नंबर 6 है। इससे पहले हम लोगों ने 5 सेट कवर कर लिए हैं। प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इस एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का ये एग्जाम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र संख्या 6 यानी सेट नंबर 6 बिहार दरोगा 2023 का पहला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद हम लोग 169 एक में, ठीक है, 169 एक के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद का गठन तथा उसकी समाप्ति संबंधी राज्य की विधानसभा द्वारा सदन की कुल संख्या का बहुमत एवं उपस्थिति तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3, ठीक है, 2/3 संख्या से पारित होने के बाद प्रस्ताव को संसद की स्वीकृति मिलने के बाद ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ठीक है, भारतीय संविधान अनुसूची 4 में राज्यों के राज्यसभा सीटों के बंटवारा से संबंधित दिया गया है, जिसमें आपको आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन तीनों राज्यों की सीटों का समान संख्या है 11। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र का है 19। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली में लेमडक लेमडक सत्र से तात्पर्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई लोकसभा गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से। ठीक है, लेमडक सत्र जो है वो नई लोकसभा गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र से होता है। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते हैं वो लेमडक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत दो ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए? तो इसका जो अंतिम अवधि का जो अंतर होना चाहिए वो होना चाहिए 3 माह। ऑप्शन नंबर बी, 3 माह। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक समय समय पर होने का प्रावधान है, किंतु किन्हीं दो बैठकों के बीच का अंतराल जो है वो 3 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। ठीक है, और इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। जब कभी उच्चतम न्यायालय में कोरम पूरा करने में अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, और ऐसा वो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श और राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? जो अनुदान उपलब्ध कराया जाता है उसका उत्तर होगा अनुच्छेद 275। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वो राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान उपलब्ध कराए और ये राशि भारत के संचित निधि पर भारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी, तो जीएसटी से संबंधित कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, 101वां संविधान संशोधन 2016। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी से संबंधित है 101वां संविधान संशोधन। और ये अधिनियम जो है ये अधिनियम लागू कब हुआ था भारत में? तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को ये लागू हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विधि का शासन संबंधित प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि का शासन का जो संबंध है वो आपको ब्रिटेन से है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन से है। ठीक है, और अगर जापान से कहा जाए तो जापान से लिया गया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को। ठीक है, फिर आपको कनाडा से लिया गया था संघीय पद्धति को। ठीक है, अमेरिका से लिया गया था आपको मूल अधिकार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? बताना है कि इसमें से कौन सी भाषा है जो शामिल नहीं है। तो सिंधी सिंधी जो है वो शामिल है, ये 21वें संविधान संशोधन में शामिल हुआ था 1967 में। फिर आपको मराठी भी नेपाली भी शामिल है, ये आपको 71वें संविधान संशोधन में शामिल हुआ था। ठीक है, 1992 में इस तरह से, और मराठी भी शामिल है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस जो है वो मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस। और आगे देखें तो जैसे 5 जून को जो मनाया जाता है वो है विश्व पर्यावरण दिवस। 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ठीक है, और 11 जुलाई को मनाया जाता है आपको विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो कांवर झील जो रामसर स्थल की सूची में सूचीबद्ध किया गया है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के बेगूसराय में स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय। कांवर झील बेगूसराय में स्थित है और ये देश का 39वां, ठीक है, 39वां जो है ये रामसर स्थल है। ठीक है, और कहा जाए तो वर्तमान में अभी जून 2023 तक, जो जून 2023 तक देश में 75 स्थल को इस सूची में शामिल किया गया। कब? जून 2023 तक 75 स्थल शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट देखा जाए, आईयूसीएन आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईयूसीएन का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आईयूसीएन का मुख्यालय जो है आपको ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1948 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो सबसे कम तापांतर जो पाया जाता है वो सदाबहार वन बायोम में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सदाबहार वन बायोम में। ठीक है, देखिए सदाबहार वर्षा वन बायोम की जो अवस्थिति का मुख्य रूप से विषुवतीय रेखा में समीप है। ठीक है, विषुवतीय रेखा के समीप है, और इस कारण यह जो है वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है, जो तापांतर को कम रखने में सहायक साबित होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। तो भारत के अधिकांश जो वन्य जीव संरक्षण है वो घिरे हुए हैं मानवीय बस्तियों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मानवीय बस्तियों से है। ठीक है, देखिए वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देखा जाए तो भारत में जो वन आच्छादन है वो केवल 24.62% है 2021 के अनुसार। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यह कुल भूभाग का कम से कम 33% होना चाहिए। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि भारत में मानव आबादी अधिक होने के कारण अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र मानवीय बस्तियों से घिरे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है मिष्टी योजना। मिष्टी योजना जो हाल ही में शुरू किया गया वो इसका संबंध किससे है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी से संबंधित नहीं है मिष्टी योजना। मिष्टी का जो फुल फॉर्म देखा जाए तो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। ठीक है,
ये है। और ये संबंध जो है इसका, ये आपको मैंग्रोव से है, ठीक है, मैंग्रोव, मैंग्रोव वन से है। और इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये योजना जो है वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो भारतीय तटों पर मैंग्रोव पारिस्थितिकी को संरक्षित और पुनर्जीवित करना है। इस परियोजना में भारत सरकार 80% और राज्य सरकार 20% योगदान देगा। चलिए नेक्स्ट देखें। तो हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 किन देशों से संबंधित है? तो अजय वॉरियर 2023 जो है वो आपको भारत और ब्रिटेन से संबंधित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और ब्रिटेन। ठीक है, ये द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, मतलब 2 वर्ष में एक बार होता है। और 2023 में इसका ये 7वां हुआ था। ठीक है, 2023 में इसका 7वां संस्करण हुआ था। यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था। और पिछला संस्करण अक्टूबर 2021 में किया गया था, भारत में, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा जो है ये उत्तराखंड ने की है। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड सरकार द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा की गई। और इस संयंत्र को भारतीय हरित भवन परिषद द्वारा एक हरित सुविधा के रूप में प्रमाणित किया गया है। और ये प्रतिवर्ष 70 मिलियन टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है, सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए। सूची वन को सूची टू से सुमेलित करना है, तो देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए इसमें हम देखें तो काला घोड़ा काला महोत्सव, ये मुंबई स्थल है इसका। ठीक है, फिर दूसरा है आपको गंगा सागर मेला, तो ये पश्चिम बंगाल में ही लगता है। फिर तीसरा है आपको सरहुल महोत्सव, ये भी झारखंड में ही लगता है। और विज्ञान साहित्य महोत्सव ये भोपाल में लगता है। सही तो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस तिथि को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो ये किया गया है 27 दिसंबर को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 27 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों मिलकर 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का घोषणा किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अक्टूबर 2022 आए सितरंग चक्रवात, ठीक है, सितरंग चक्रवात चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड के द्वारा किया गया है। अक्टूबर 2022 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अपतटीय क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी के निकट कम दबाव के क्षेत्र में सितरंग चक्रवात की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें मुख्यतः आपको पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश प्रभावित किया गया। ठीक है, और इस चक्रवात का नामकरण जो है वो थाईलैंड के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य। तो सर्वाधिक वन आवरण वाला जो प्रतिशत वाला राज्य है वो है मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। ये 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट है 2021। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला, प्रतिशत में देखा जाए तो मिजोरम है। ठीक है, प्रतिशत में मिजोरम है। और देखा जाए तो मिजोरम में लगभग आपको 84.53% है। ठीक है, फिर आपको अरुणाचल प्रदेश आता है 79.33% के साथ। फिर आपको मेघालय आता है 76% के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो इन्हें सम्मानित किया गया है 2001 में। ऑप्शन नंबर बी, 2001 में किया गया है लता मंगेशकर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान है 13वां। ऑप्शन नंबर सी, 13वां स्थान है 2023 का जो आया था रिपोर्ट। ठीक है, और इस रिपोर्ट को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी आईईपी, इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल, इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, और ये सूचकांक में सबसे प्रथम स्थान पर जो है वो है अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट है 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? 32वां बिहारी पुरस्कार से जो सम्मानित हुए हैं उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर माधव हाड़ा। ठीक है, इन्हें जो सम्मानित किया गया है, ये किया गया है अब इनको पचरंग चोल पहर सखीरे। ठीक है, पचरंग चोल पहर सखीरे के लिए किया गया है। ठीक है, सम्मानित। चलिए नेक्स्ट देखें तो निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ठीक है, नोबेल पुरस्कार 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वांते पाबो को। ठीक है, विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम के क्षेत्र में खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है इन्हें, स्वांते पाबो को। और ये स्वीडन के हैं, स्टॉकहोम स्वीडन के हैं। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है जी7 सम्मेलन, शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जी7 जो है इसका सम्मेलन जो होगा 2024 में, ये होगा 50वां। ठीक है, पहली बात ये 50वां होगा, 50वां जी7 शिखर सम्मेलन होगा और इसका आयोजन होगा इटली में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इटली में। ठीक है, अभी 49वां जो हुआ था 2023 में, ये हुआ था जापान में। ठीक है, 2023 में हुआ था जापान में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मार्च 2023 में किया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन, वो किया गया है ऋषिकेश में। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषिकेश। ठीक है, उत्तराखंड में है ऋषिकेश। और योग महोत्सव का जो मुख्य उद्देश्य है वो है शरीर, मन और आत्मा के पूर्ण सामंजस्य को प्राप्त कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें तो अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर 22वां फीफा विश्व कप 2022 जीता है? तो अर्जेंटीना ने हराया है फ्रांस को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस को हराया है। ठीक है, इसमें शुभंकर था लाइव, पहले भी बता चुके हैं, और सेट में शुभंकर था लाइव। गोल्डन बूट मिला किलियान एम्बाप्पे को, और गोल्डन बॉल मिला था लियोनेल मेसी को, और गोल्डन ग्लव्स मिला था एमिलियानो मार्टिनेज को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना का संबंध किस राज्य से है? तो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का संबंध जो है वो केरल से है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका उद्देश्य है देश में सरकारी अनुसंधान संस्थानों से प्रौद्योगिकी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए स्टार्टअप उद्यमों द्वारा किए गए व्यय की पूर्ति के लिए योजना बनाना। नेक्स्ट है कन्या शिक्षा परिवेश उत्सव अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा यूनिसेफ द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान का शुरुआत किया गया। इसका उद्देश्य है 11 से लेकर 14 वर्ष की लड़कियों को, ठीक है, लड़कियों के स्कूल में नामांकन के प्रतिशत को बढ़ाना। इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लागू किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? विनिंग द इनर बैटल के जो लेखक हैं वो है सेन वॉटसन। ऑप्शन नंबर सी, सेन वॉटसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड 2023 में कुल कितनी झांकियां प्रस्तुत की गई? गणतंत्र दिवस 2023 में कितनी झांकियां प्रस्तुत हुई? तो 23 झांकियां हुई। 2023 में 23 झांकियों को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, कर्तव्य पथ पर आयोजित हुआ था ये गणतंत्र दिवस परेड 2023 की कुल 23 झांकियों को प्रदर्शित किया गया, और उत्तराखंड की झांकी जो थी उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। चलिए नेक्स्ट देखें।
तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा काशी तमिल समागम का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने नवंबर 2022 में काशी यानी वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल समागम का आयोजन किया और इसका जो उद्देश्य था वो था तमिलनाडु तथा वाराणसी के बीच प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की खोज करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, फुल ब्रूड रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन का इस्तेमाल को मंजूरी किस देश के द्वारा प्रदान की गई? तो ये की गई है अमेरिका के द्वारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के द्वारा। फुल ब्रूड रोग से मधुमक्खी की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन का इस्तेमाल अमेरिका ने मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट है, मई 2023 में किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है अजय बंगा को। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी अजय बंगा को 5 साल के कार्यकाल के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए नील मोहन जो है वो आपको सीईओ हैं किसके? यूट्यूब के। ठीक है, यूट्यूब के सीईओ हैं। अब फिर आपको मनप्रीत मोनिका सिंह जो है वो अमेरिका में पहली सिख न्यायाधीश है। ठीक है, चलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजय बंगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया और निम्नलिखित में से कौन इनमें शामिल नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री कपिल कपूर। श्री कपिल कपूर जो है वो शामिल नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति के राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया है जिसमें आपको पीटी उषा है खेल से, फिर आपको इलैया राजा है, इलैया राजा ये आपको है संगीतकार से। ठीक है, वीरेंद्र हेगड़े हैं, वीरेंद्र हेगड़े जो हैं वो आपको समाज सेवी हैं और केवी विजेंद्र प्रसाद जो हैं ये आपको फिल्म निर्देशक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? इसका उत्तर होगा इनमें से सभी को किया गया है। ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, फिर अमृत धरोहर स्कीम। ठीक है, इन सभी को किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2023 से 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14,500 को। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2023 से 2027 तक 14,500 पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा जिसका उद्देश्य होगा कि भारत के सरकारी स्कूलों को मॉडर्न बनाना तथा आधुनिक शिक्षा प्रणाली से इसे जोड़ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प का जो चयन होगा वो होगा इनमें से सभी। ठीक है, केलकर समिति करों में सुधार के लिए, एलके झा समिति प्रत्यक्ष कर के लिए और सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार के लिए। ठीक है, ये सब सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय आय का जो गणना हो रहा है वो अभी 2011-12 के अनुसार हो रहा है। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान में 2011-12 के आधार मानकर राष्ट्रीय आय की गणना की जा रही है और आधार वर्ष का मतलब है कि उस वर्ष से है जिसकी कीमतों को आधार मानकर वर्तमान अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह रुपए को किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 2010 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2010 में अपनाया गया था। उस समय जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे वो थे प्रणब मुखर्जी। ठीक है, और ये जो डिजाइन किया गया था मुद्रा का प्रतीक जो था उसको डिजाइन किया था प्रोफेसर थे डी उदय कुमार। ठीक है, प्रोफेसर डी उदय कुमार इन्होंने डिजाइन किया था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है?
तो अल्प विकसित व्यवस्था की जो विशेषता है उसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 4 दोनों। ठीक है। प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मिड डे मील। मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो मिड डे मील की जो योजना का शुरुआत किया गया था, ये आठवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ठीक है, मध्याह्न भोजन के लिए इसको शुरुआत जो किया गया था वो आपको 1995 में किया गया था। 1995 में आठवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ठीक है, और आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो आपको का कार्यकाल अगर हम लोग देखें तो 1992 से 97 तक था। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। देखिए, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है, प्रथम महिला अध्यक्ष दिया हुआ सरोजनी नायडू नहीं, ये प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं थी, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। ठीक है, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष देखेंगे तो सरोजनी नायडू होगा। ठीक है, फिर देखा जाए तो गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता एक बार, दो बार नहीं, केवल एक बार। एक बार कब? तो 1924 में अध्यक्षता की थी। ठीक है, और बिहार का जो कांग्रेस देखें तो बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन एक बार हुआ नहीं, बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन जो है एक बार नहीं बल्कि दो बार हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संत कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? तो संत कबीर जो थे वो किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद के शिष्य थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामानंद। ठीक है, कुल 12 शिष्यों में से कबीर प्रमुख शिष्य थे इनके, और कबीर का जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ था। इनका पालन पोषण जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। फिर नेक्स्ट है भाषाई अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लागू हुआ था 1878 में, ऑप्शन नंबर सी। 1878 में लागू हुआ था, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और ये एक्ट था जो भाषा के आधार पर जो प्रकाशित अखबार थे उस पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? भारत का प्रथम मजदूर संगठन था बॉम्बे बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। ठीक है, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन था पहला मजदूर संगठन जिसका स्थापना हुआ था 1890 में। ठीक है, किसने किया था? तो इसको स्थापना जो है 1890 में जो है ये किया था नारायण मेघाजी, नारायण मेघाजी लोखंडे। ठीक है, इनका नाम था नारायण मेघाजी लोखंडे, इनके द्वारा स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो ये बताया था ऑप्शन नंबर डी, चौरी चौरा कांड। ठीक है, चौरी चौरा कांड को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। ठीक है, देखा जाए तो ये जो असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो किया गया था 1 अगस्त को, 1 अगस्त को 1920 को। ठीक है, और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक है, इस घटना से गांधी जी अत्यधिक आहत थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शक्र सिंह।
ऑप्शन नंबर ए सक्र सिंह, बिहार के सक्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान भाग लिया था। और सक्र सिंह जो है वो दरभंगा का शासक था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल ने इस अभियान में सक्र सिंह को बंदी बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है अरुंडेल समिति का संबंध है। अरुंडेल समिति का संबंध है आपको ऑप्शन नंबर बी विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने में। ठीक है, देखिए अरुंडेल समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपको 1906 में। ठीक है, 1906 में हुआ था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा किया गया था। और इस समिति का जो उद्देश्य था वो था बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल देना। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप फिर 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? तो अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे दी थी? तो ये दिया गया था ऑप्शन नंबर ए हरिविजय सूरी को। ठीक है, अकबर ने हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया। और 1582 में अकबर हरिविजय सूरी के संपर्क में जैन सिद्धांतों को समझने के उद्देश्य से आया था। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो पशु बलि की निंदा की गई है अशोक के किस शिलालेख में? तो ये पहले शिलालेख में है, प्रथम शिलालेख में है। ठीक है, प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। और द्वितीय शिलालेख में देखा जाए तो इसमें पशु एवं मानव चिकित्सा व्यवस्था की चर्चा है। फिर आपको पांचवें अब शिलालेख में देखा जाए तो इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है किस जेल में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की गई थी अहमदनगर जेल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अहमदनगर जेल में किया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर अहमदनगर जेल में रखा गया था और इसी जेल में उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मोडी लिपि। मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? तो ये किया गया था मराठों के लेखों में। ऑप्शन नंबर ए सर्वप्रथम मोडी लिपि का जो प्रयोग हुआ था वो मराठों के लेखों में किया गया था। ठीक है, मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे शिवाजी, और शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो 1627 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी को राजा का उपाधि जो है वो किसने दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मौर्य काल। मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था? तो मौर्य काल में जो प्रणय था, प्रणय नाम का जो कर था वो एक आपातकालीन कर था। ऑप्शन नंबर सी आपातकालीन कर था। ठीक है, इस कर की शुरुआत जो है अकाल, भुखमरी और अन्य आपात स्थिति में लोगों की सहायता करने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। तो नेक्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए साकल। ऋग्वेद की कुल 5 शाखा है। ठीक है, जैसे जिनमें आपको साकल, बास्कल, अश्वलायन, शाखायान और मांडुकायान। ठीक है, और वर्तमान में उपलब्ध एकमात्र शाखा है साकल। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक जो हैं वो है कनाद। ऑप्शन नंबर ए कनाद। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद थे। ये दर्शन न्याय दर्शन से बहुत अधिक मेल खाता है, परंतु वास्तव में यह एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है कि बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1918 में। ऑप्शन नंबर बी चंपारण में किसानों को समस्या को समाधान के लिए चंपारण कृषि कानून 1918 में पारित किया गया। इस समिति का जो सदस्य महात्मा गांधी को भी बनाया गया था। इस समिति के सिफारिश पर पूर्व से चली आ रही 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया गया। रैयतों के लगान हटा दिए गए और अन्य करों को अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं मृतजीवी। ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी। मृतजीवी पौधे क्या होते हैं? तो वैसे पौधे जो अपना पोषण सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं उन्हें मृतजीवी पौधे कहते हैं। जैसे कि मशरूम, ठीक है,
और अगर परजीवी पौधे के बारे में देखा जाए तो वैसे पौधे जो अपने पोषण के लिए दूसरे पौधे पर आश्रित रहते हैं उन्हें परजीवी पौधे कहते हैं, जैसे कि अमरबेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो केंद्रिका में क्या पाया जाता है, केंद्रिका में क्या क्या पाया जाता है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4 ये तीनों पाए जाते हैं, मतलब आपको प्रोटीन पाए जाते हैं, आरएनए पाया जाता है और डीएनए पाया जाता है। ठीक है, केंद्रिका में देखिए, केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी फोंटाना ने। ठीक है, और केंद्रिका में प्रोटीन जो है आपको 85% है। ठीक है, और फिर आरएनए आपको 10% है, और फिर आपको डीएनए जो है वो 5% है। ठीक है, ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजुआ जनित रोग नहीं है। तो प्रोटोजुआ जनित जो रोग नहीं है वो है गलसुआ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस रोग में क्या होता है कि लार ग्रंथि प्रभावित होती है गलसुआ में। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, इसमें असत्य बताना है। तो देखिए, यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह सही है। इस श्वसन में अवयवी श्वसन की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये गलत है। और यह श्वसन कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में सम्मिलित रूप से संपन्न होता है, ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही, ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। ठीक है, क्योंकि श्वसन देखा जाए तो श्वसन क्या है कि एक जैविक क्रिया है जिसमें शर्करा और वसा का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। ये ऊर्जा जो है शरीर के विभिन्न कार्यों को करने में सहायता करती है। इस क्रिया को CO2 और एटीपी का निर्माण होता है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है। अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बताना है जो मानव शरीर में सबसे बड़ी है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, थायराइड। ठीक है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में देखें तो ये है थायराइड। और मिश्रित ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों आए तो वो हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण। रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया होती है ग्रेना में, ऑप्शन नंबर ए ग्रेना में। प्रकाश संश्लेषण एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जल के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड अवकरण से ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो है वो दो अवस्थाओं में पूरा होता है। आपको प्रकाशीय अभिक्रिया पर्णहरित के ग्रेना में संपन्न होती है, और अप्रकाशीय अभिक्रिया जो है वो पर्णहरित के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और पोषण की विधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पौधों की आयु की गणना किस ऊतक के वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर किया जाता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम ऊतक। ठीक है, जाइलम ऊतक जो जल संवाहक ऊतक है। ठीक है, जो मृदा से अवशोषित जल और खनिज लवणों को मूल जड़ों से पादप के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है निम्न में से कौन संवहनी क्रिप्टोगेम्स यानी अपुष्पी पादक है। ठीक है, अपुष्पी पादक। तो इसमें देखा जाए तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा संवहनहीन क्रिप्टोगेम्स है, अपुष्पी पादप है। इन पादपों में जल और भोजन का संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक यानी कि जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। ठीक है, और ये पादप जो है संवहनी अपुष्पोदित मतलब वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। चलिए, और देखा जाए तो ये जो इस तरह के जो पौधे होते हैं ये पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है इसमें। ठीक है, इनके पौधे को विकास बीजाणुओं यानी स्पोर्स जो होते हैं उसके द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण
किससे संबंधित रोग होता है? पेयजल में अगर फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो तो इससे हड्डी से संबंधित रोग होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिसमें इसे कहा जाए तो इससे फ्लोरोसिस नाम का रोग होता है। ठीक है, फ्लोरोसिस नाम का रोग होता है जिसके कारण हड्डी और दांत छिन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट है प्लूटोनियम यूक्लाइड। प्लूटोनियम यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी 148। ठीक है, 148 होता है। इसका जो द्रव्यमान होगा वो होगा 242। ठीक है, और परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉन की संख्या जो होगा वो होगा 94। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपको 242 माइनस 94 यानी कि 148। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा। ठीक है, बॉयल के नियम के अनुसार नियत ताप पर गैस का जो आयतन है दाब के व्युत्क्रमणापाती होता है। मतलब स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर ये महत्वपूर्ण यौगिक हैं। ये तीनों जो है वो आपको क्लोरीन के महत्वपूर्ण यौगिक हैं। ऑप्शन नंबर डी, ब्लीचिंग पाउडर, गैमेक्सिन और डीडीटी जो है ये आपको क्लोरीन के यौगिक हैं और ये सभी सामान्यतः जो देखा जाए तो ये कीटनाशी के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं और एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कहा जाए तो दूध से दही का बनना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है कैलेमाइन। कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ZnCO3। ठीक है, कैलेमाइन जस्ते का अयस्क होता है। इसका रासायनिक सूत्र ZnCO3 होता है। इसका उपयोग जो है वो त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट देखा जाए, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए, ठीक है, तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अगर दुगना करेंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी इससे। m जो है आपको वस्तु का द्रव्यमान हो गया और v जो है वो आपको उसका वेग हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है H2SO4। H2SO4 का परमाणुकता यानी एटॉमिसिटी कितना होगा? तो ये होगा 7। ऑप्शन नंबर डी, एटॉमिसिटी जो होगा H2SO4 का वो 7 होगा। क्यों? H2SO4 मतलब देखा जाए तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, फिर आपको 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, परमाणु में शामिल है इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड का जो परमाणुकता हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा। तो ये होगा अधिक। ऑप्शन नंबर बी, अधिक होगा। पलायन वेग वो न्यूनतम वेग है जिसे किसी पिंड को पृथ्वी तल से फेंकने पर वो पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आता। ठीक है, पृथ्वी पर जो पलायन वेग है का मान है, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना है? तो यह है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये पिंड द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि चंद्रमा के पास पृथ्वी की तुलना में कम गुरुत्व है, इसलिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा के उस वस्तु के पलायन वेग से अधिक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सौर सेल। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर डी, सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है और सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। ठीक है, जब ध्वनि स्रोत से निकलकर कोई ध्वनि किसी परावर्तक अवरोध से टकराकर या परिवर्तित होकर श्रोता के कान में सुनाई देती है, तो परावर्तित होने वाली जो उस ध्वनि की प्रतिध्वनि है, प्रतिध्वनि कहते हैं उसको। ठीक है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के मध्य 16.5 16.5 मीटर या फिर लगभग आपको 17 मीटर कहा जा सकता है। ठीक है, 16.5 बोलिए या फिर 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है, सह्याद्री के नाम से निम्नलिखित में कौन जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है आपको पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट। ठीक है, ये श्रृंखला ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर आपको कन्याकुमारी अंतरिप तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ठीक है, और इसके उत्तरी भाग में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के बीच जो है वो काली नदी सीमा बनाती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी काली नदी, जिसे महाकाली, काली गंगा या शारदा के नाम से भी जाना जाता है। भारत के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली नदी है। इस नदी का जो उद्गम स्थान है वो है बृहद हिमालय। ठीक है, बृहद हिमालय में काला पानी नामक स्थान है जो उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा किसके कारण होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ से होता है। शीतकाल में भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा होती है। इसकी उत्पत्ति जो है मुख्यतः आपको भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर से होता है, जहां से ये आर्द्रता ग्रहण करते हैं और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा जो है गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। तो नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, देखा जाए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए, तो इसमें देखा जाए तो एक तरफ आपको वन और वनस्पति है, दूसरी तरफ क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उष्णकटिबंधीय को साइलेंट वैली। ठीक है, फिर अल्पाइन वन को आपको अरुणाचल प्रदेश, फिर आपको पतझर वन को राजस्थान और शंकु वृक्ष वन को हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है, कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित है कोरबा कोयला क्षेत्र, जो कि कहाँ तक कोरबा जिले में आपको हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है और कुल 530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है कोरबा कोयला क्षेत्र। ठीक है, राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है ये। इसके समीप आपको कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन जो नहीं है वो है लकड़ी। ऑप्शन नंबर डी। जीवाश्म ईंधन कहा जाए तो करोड़ों वर्ष पूर्व मृत जानवर और पेड़ पौधों के अवशेष से बने ईंधन को कहते हैं। ठीक है, और देखा जाए तो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आपको कोयला, डीजल, पेट्रोलियम, केरोसिन तेल आदि आते हैं। लकड़ी एक ठोस जैव ईंधन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। तो नेक्स्ट है, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर मिलते हैं, तो ये मिलते हैं अटलांटिक महासागर में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर में मिलते हैं शून्य अंश अक्षांश विषुवत रेखा और शून्य अंश देशांतर रेखा, जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। इसका मिलान जो है अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थित गिनी की खाड़ी में होता है और ये खाड़ी जो है आपको अटलांटिक महासागर यानी अंध महासागर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अगुलहास जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है? अगुलहास जलधारा जो है वो किस महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर। ठीक है,
ये एक क्या बोलते हैं इसको, गर्म जलधारा है, ठीक है, हिंद महासागर में बहने वाली एक गर्म जलधारा है, अगुलहास जलधारा। नेक्स्ट है हेली। हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल ये है 76 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 76 वर्ष है। हेली नामक जो धूमकेतु का परिक्रमण काल है 76 वर्ष है, और ये अंतिम बार आपको 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था, और अगली बार ये 2062 में दिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विश्व ग्लोब के निर्माता हैं। विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? तो ये है मार्टिन बैहम। ऑप्शन नंबर बी मार्टिन बैहम है। ठीक है, विश्व ग्लोब के निर्माता। और एनेक्सिमेंडर के बारे में देखें तो ये विश्व मानचित्र का निर्माता है। ठीक है, विश्व मानचित्र का। फिर आपको इरेटोस्थेनिस को देखा जाए, इरेटोस्थेनिस तो ये है आपको भूगोल, व्यवस्थित भूगोल का जनक। ठीक है, फिर आपको हिकेटस देखा जाए तो ये भूगोल के जनक है, वो व्यवस्थित भूगोल के जनक है, और ये भूगोल के जनक है हिकेटस। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो चर्चित पुस्तक है अर्थशास्त्री गांधी में लेखक कौन है? अर्थशास्त्री गांधी में जो लेखक हैं वो है जयतीर्थ राव। ऑप्शन नंबर बी जयतीर्थ राव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है। तो भारत में जो पुरुष साक्षरता दर है वो है 80.9%, यानी ऑप्शन नंबर सी 80.9% है पुरुष साक्षरता दर। और महिलाओं का साक्षरता दर देखा जाए तो महिलाओं का साक्षरता दर है 64.6%। ठीक है, और भारत की कुल साक्षरता दर कितनी हो जाती है? तो ये हो जाती है 73%। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कच्चे तेल का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान, उसके बाद गुजरात, और उसके बाद असम में होता है। इन पहले स्थान पे राजस्थान है, दूसरे स्थान पे गुजरात, और तीसरे स्थान पे असम। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1985 में हुआ है। ठीक है, इस प्राधिकरण का वर्तमान नाम देखा जाए तो यह है राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, और इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? खाद्य श्रृंखला का सही क्रम देखा जाए तो यह होगा ऑप्शन नंबर सी घास का कीट, और कीट से मेढक, मेढक को सर्प, और सर्प को गरुड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होता है? 5 का पहला 8 गुणजों का योगफल, यानी कि 5, 10, 15, 20 इस तरह से करते हुए लास्ट जो आएगा वो 40 होगा। ठीक है, इसके 5 का गुणज का करेंगे तो 5 अगर कॉमन ले ले तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 करके आपको प्लस 8 तक आएगा। ठीक है, और यानी प्रथम n संख्या का जो हम लोग निकालते हैं योगफल, ठीक है, प्रथम n संख्या का, तो इसको हम लोग निकालते हैं n इंटू एन प्लस 1/2। n कितना है? तो 5 है। फिर आपको 8 इंटू 9/2 होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको 180। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यदि 7 नारंगियों का क्रय मूल्य 6 नारंगियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, 7 मतलब 7 का कॉस्ट प्राइस जो है वो 6 का सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा CP बाई SP इज इक्वल टू 6/7। ठीक है, यानी कि प्रतिशत लाभ, प्रॉफिट परसेंट अगर हम लोग निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट क्या निकलेगा? SP माइनस CP बाई CP इंटू 100, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ हो जाएगा आपको 7 माइनस 6/6 इंटू 100, यानी कि आपको आंसर आ जाएगा ये 16/2/3%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। दी गई श्रृंखला का अगली संख्या ज्ञात करना है। 6 को हम लोग क्या करेंगे? 6 को हम लोग कर देंगे 2 स्क्वायर प्लस 2। 12 को हम लोग कर देंगे आपको 3 स्क्वायर प्लस 3। 21 को हम लोग कर देंगे 4 स्क्वायर प्लस 5। ठीक है,
फिर आपको नेक्स्ट है 32 को हम लोग कर देंगे 5 स्क्वायर प्लस 7, तो 47 को हम लोग क्या करेंगे 6 स्क्वायर प्लस 11, यानी कि अगला हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 13, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 62, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 14√3 सेमी यानी सेंटीमीटर है, तो उसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त का त्रिज्या कितना हो गया, तो त्रिज्या हो गया आपको r इज इक्वल टू a बाई 2√3, ठीक है। तो त्रिज्या पहले हम लोग निकाल लेते हैं, तो a का वैल्यू हो गया आपको 14√3 बाई 2√3, तो 2√3 कट गया यानी 7, ये r इज इक्वल टू कितना आ गया, r इज इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है। अब हम लोग अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि पाई r स्क्वायर निकालेंगे, यानी 22/7 इंटू 7 कट गया, यानी 22 गुना 7 करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है 15,000 रुपए पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 96 रुपीज, तो ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात करें। इसमें देखा जाए तो जो अंतर निकलेगा, जो डिफरेंस निकलेगा, डिफरेंस क्या आएगा P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। P क्या आपको अंतर कितना दिया है, अंतर दिया है 96, फिर आपको 96 हो गया, P आपको है कितना, तो 15,000, R हो गया आपको, R स्क्वायर निकालना है ना, R स्क्वायर बाई 100, तो इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो R स्क्वायर निकलेगा 96 इंटू 2 बाई 3 इज इक्वल टू 64, यानी R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, क्योंकि स्क्वायर है 64, तो R इज इक्वल टू 8, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए ये सेट नंबर 6 यहाँ समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।